चाहते हैं कि इस कवि सम्मेलन को शिखर कलश रखें, तो हम कवि सम्मेलन के वाचिक परंपरा के शिखर पुरुष को दावत देना चाहते हैं, जिनका नाम होता है श्री शैलेश लोढ़ा साहब। मैं इसलिए तालियों का नहीं कहूँगा कि इस समय हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के हाईएस्ट पेड पोएट हैं, इसलिए भी तालियां नहीं चाहूँगा, बल्कि इसलिए चाहूँगा कि पिछले दिनों लंदन में उन्हें भारत गौरव सम्मान मिला और इस देश का नाम उन्होंने पूरे विश्व में लोकप्रिय किया। पावन परिहास का पर्याय अगर कोई है इस देश में तो सिर्फ और सिर्फ शैलेश लोढ़ा साहब। वे जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े इंसान हैं। मैं चाहता हूं कि तालियों को भी शिखर में तब्दील कर दें। अच्छा, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। बापू जी, भव्य कवि सम्मेलन तो बहुत किए, आज दिव्य कवि सम्मेलन कर रहे हैं आपकी उपस्थिति में। क्या बात है, वाह वाह। एक वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी को पता होती है जो अनुत्तीर्ण हो गया हो। एक महीने की कीमत उस मां को पता होती है जिसने 9 महीने से पहले बच्चा जन्म दिया हो। एक हफ्ते की कीमत उस अखबार के संपादक को पता होती है जैसे एक साप्ताहिक अखबार निकालना हो। एक दिन की कीमत उसे पता होती है जैसे कल फांसी लगने वाली हो। एक घंटे की कीमत उस प्रेमी को पता होती है जो प्रेमिका के पास बैठा हो। और एक क्षण की कीमत उसे पता होती है जिसकी ट्रेन अभी अभी निकल गई हो। वाह 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 वाह। और एक गुरु की कीमत उससे पता होती है जिसके पास न हो। आप इतने भाग्यशाली लोग हैं कि आपके पास बापू हैं इतने यहाँ पे। मैं आपके सौभाग्य को प्रणाम करता हूँ कि आपकी उपस्थिति में हम इस काव्य पाठ को कर रहे हैं। राजेश जी मेरे बड़े भाई हैं, वो जनता के लिए मंत्री हैं, मेरे तो भाई हैं, मेरे हमेशा से आज इतने वर्षों से संबंध हैं। कविता की बात हो, जनता के लिए कुछ करने की बात हो तो उनका आग्रह सदैव रहता है। और आपको आज 32 वर्षों बाद इस प्रांगण में लेके आए। महावीर जी आपके इस परिश्रम को प्रणाम करता हूँ। दुबे जी आपके इस संयोजन को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इस देश में कुर्सियाँ कभी सुरक्षित नहीं रहती, इसका उदाहरण विष्णु सक्सेना है। हिंदुस्तानी को मौका चाहिए। आप देखिए, मैं 2 सूचनाएं देना चाहता हूं। अरुण जैमिनी आज 21 अप्रैल है, कल 22 अप्रैल को उनका जन्मदिन है। आइए एक बार जरा जोरदार तालियां बजा के। ये 60 वर्ष के होने जा रहे हैं और अभी भी माइक पे भ्रूण हत्या पे मेरी वाली मारी गई है। दूसरी सूचना, आदरणीय विष्णु सक्सेना के बेटे का अभी अभी विवाह हुआ है। 15 अप्रैल को उनके घर में बहू आई है और वो स्वयं के लिए अभी भी थाल पूजा के लिए ढूंढ रहे हैं। इनकी सुंदरता तो अगर कमाल की है। दुबे साहब के लिए क्या कॉन्फिडेंस सही में छत्तीसगढ़ के आदमी का है। आज आए मेरे पास होटल में, जबरदस्त पाउडर लगाया हुआ, बोले कैसा लग रहा हूं। मैंने कहा जामुन पे नमक लगा हुआ देखा है क्या? अच्छा, मोबाइल से रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए, स्क्रीन पे तो आप मुझे रोज देखते हैं। और खासतौर पे जब बच्चों के हाथ में मोबाइल देखता हूं तो बहुत कष्ट होता है। मैं तमाम माता पिताओं से कहना चाहता हूं, संस्कृति को बचाना है तो इनसे मोबाइल छीन लो, किताबें दे दो इनके हाथ में। वाह 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 वाह। न तो लोग बैठे बात कहां से बोल रहे, अरे जहां शांति बनाए रखे बोर्ड लिखा हुआ है ना। अभी मैंने देखा यहां, अरे बैठा का, अरे मोबाइल बंद रखे के साइड में, मोबाइल बंद रखे पे वहीं बैठ के बात कर रहे हैं। इसे हटा दीजिए बहुत। और फिर भी आप रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अंकल जी प्लीज सांभलो ना, तुम शू करो तुम तो। चलिए बहुत बढ़िया, मैं भी कुछ देर आपके बीच में। बाबू जी बहुत सौभाग्य की बात है, आज आप इतना अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कवियों की ओर से क्षमा चाहता हूँ, इन्होंने बहुत तालियां मांगी आपसे। ऐसे बजाओ, वैसे बजाओ, यूं बजाओ, हाथ उठा के बजाओ। तुम्हारे पिताजी का राज है क्या? क्यों मांगते हो तालियां? कोई अनाथ आश्रम से उठ के आए हो?
तालियां दे दो, तालियां दे दो, तालियां दे दो। हैं? माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा, बार बार कहने की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ। नहीं, सही बात है ना, पर आदत खराब है। आदत ऐसी कि अच्छा, विष्णु जी के गीत इतने प्रभावित करते हैं, प्रेम के गीत, मेरे को तो सारे गीत याद है, मतलब मैं विष्णु सक्सेना को टिकट देकर सुन सकता हूं। यकीन मानिए, मैं इतना बड़ा फैन हूं। इनके प्रेम के गीत दिनेश दिग्गज ने भी सुन लिए। शादी हुई पहली रात को बीवी का घूंघट उठा और प्रेम की 3-4 कविताएं सुना दी। था चले आइए मंदिरों में बनावट सा घर है मेरा। वो थोड़ा शर्मा ही बोले, शर्मा मत, ताली बजा। अरे क्या सही बैठा है विष्णु। आदत है ना, हिंदुस्तानी व्यक्ति की आदत ऐसी ही होती है। सोफा मिल जाए तो आदमी टांगे ऊपर करके बैठ ही जाता है। हम हिंदुस्तानी बड़े कमाल के लोग होते हैं। हम इतने पाखंडी होते हैं शबीना जी। बिल्कुल सही है आपने कहा, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आते ही हम ऐसे पाखंडी हो जाते हैं जिसकी हद ही नहीं। हमारा चरित्र बदल जाता है। हम फोन पे जब बात करें और अचानक हमारा स्वर बहुत मीठा और मधुर हो जाए, समझ लीजिए सामने स्त्री है जो स्वयं की नहीं है। मैं मनोज साहब सही बता रहा हूं। हेलो एकदम whom do you want to talk to, अंग्रेजी और बोलने लगता है। और ये ऑब्जर्वेशन आपको जिंदगी में कोई नहीं बताएगा, दुबे तुम्हारे काम आएगा। ये ऑब्जर्वेशन कोई नहीं बताएगा तुम्हें। जब खुद की बीवी हो तो आदमी एक चीज 2-2 बार बोलता है। हेलो हेलो, हाँ हाँ, सुन लिया सुन लिया, अरे खा लिया खा लिया, फोन रख फोन रख। अब तो सही है। मैं तो ऑब्जर्वेशन का, मैं स्वयं को कभी मानते नहीं बाबू, मैं कभी हुई नहीं, कभी तो ये लोग हैं। मैं तो कविता का विद्यार्थी हूँ, यकीन मानिए। ये इसने कहा हाईएस्ट पेड और ये और वो तमाम चीजें, यकीन मानिए। हाँ, इस बात में पैसा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलना भी चाहिए। जब इस देश में वस्त्र उतार के नृत्य करने वाले लाखों ले आते हैं तो कविता पढ़ने वालों को लाखों क्यों ना मिले। इसलिए छाती ठोक के लेता हूं, क्यों ना लूं भाई। हाँ लेता हूं 5 लाख, तू भी मांग। अच्छा नहीं, हमको दिलवाओ तो दिलवाए, तुम्हारी शक्ल देखो दिलवाने के पहले। आंखों में करुणा और दरिद्रता का ऐसा स्थायी भाव है जैसे चंदा मारने के लिए तो जन्म लिया हो तुमने। दे दो भाई साहब, दे दो दे दो। कई लोग होते हैं तो कमाल के लोग होते हैं, अच्छा उनका भी जबरदस्त होता है काम। तो यकीन मानिए हमारी भाषा बदल जाती है। हम इतने पाखंडी लोग हैं, हमारा चरित्र बदल जाता है। जीवन में चरित्र बहुत स्थायी रहना चाहिए, आपको बदलना नहीं चाहिए। हम चेहरे देख के लोग बदल लेते हैं। हमारे घर में आता है, सामने वाले के चरित्र के हिसाब से हम खाना परोसते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है तो 10 प्लेट है, कोई छोटा आदमी है तो 4 प्लेट है। आपका अगर चपड़ासी आ गया तो पानी नहीं पूछते हम लोग वो लोग हैं। हम इतने पाखंडी लोग हैं बापू के, ना मेहमान इस देश में खिलाना चाहता ना मेजबान खिलाना चाहता है। खिलाना कोई नहीं चाहता, सामने लाकर रखना चाहता है और अपने स्टेटस का सिंबल करता है। आप जाइए घरों में, काजू दाग 4-5 ढंग का आदमी होगा तो रख लेंगे। जैसे सुरेंद्र दुबे मेरे साथ अमेरिका चल रहे हैं अभी, तो वहां जाएंगे तो फिर लेके लोग आएंगे काजू दाग। अब देखो आप दृश्य कैसा होता है। मैंने कहा ना, मैं तो ऑब्जर्वेशन करता हूँ। काजू दाग, अरुण नहीं सुनना, 3-4 प्लेटें रखी हुई, लीजिए लीजिए। नहीं नहीं महावीर जी, हिंदुस्तानी एक बात मना करते ही है। मैंने सुबह आपको चाय का पूछा, आपने एक बार में हाँ भर दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी हिंदुस्तानी आदमी मना ही कर देता है, लीजिए लीजिए नहीं। अच्छा चलिए, तो एक काजू उठा के खाता है। किसी दिन नेचुरल होके खा लीजिए। जैसे ही आए लीजिए, आ लाइए। जैसे ही आप जाएंगे वो अपनी बीवी को आवाज आकर, कल चाहे तो काजू मत लाना। क्यों? ये तो खाता है। जैसे हम खा गए अभी। हाँ, प्रसाद दिया था, बापू ने प्रसाद दिया था, डब्बा तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आप देखो, ये नेचुरल, ये पाखंड नहीं है। अरे पर वो छिलका है, ये तो खाता है क्योंकि 150 ग्राम काजू 3 साल से चल रहे थे। मेहमान नवाजी थोड़ी है, स्टेटस सिंबल है। हमारे देश में यही है, कमाल है। छत्तीसगढ़ में तो और भी कमाल है। राजेश भाई, यहां मैंने देखा महावीर भाई,
सुरेंद्र दुबे मुझे अक्सर बताते यहाँ कोई आदमी किसी का दोस्त होता ही नहीं, दोस्त नहीं, अपना पट्टा है, अपना चेला है। हर आदमी अपने को स्वयं से दूसरे से श्रेष्ठ ही मानता है। हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की गलती से कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं, खुद की गलती कभी नहीं होती। ये अंदर आके घुस गया, अब अंदर आके कैसे घुस सकता है कोई आदमी? मैं होटल से भी आ रहा था, मेरी कार के आगे एक लड़का साइकिल लिया हुआ, हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब? पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। कर लो आप, क्या कर लोगे अब आप? क्या करेगा चांद? कुछ नहीं करेगा। शबीरा जी इतने पाखंड। अब आप देखिए कितनी खूबसूरत भाषा उर्दू। उर्दू तहजीब देती है, तमीज देती है। यकीन मानिए इस हिंदी मंच पे जब उर्दू, कितनी खूबसूरत भाषा। आप जिस तरह से बात करते हैं, आपको उर्दू बेपढ़े लिखे को ऐसा जताती है जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा हो। दो लफ्ज अगर आप ढंग के बोल दें तो क्या बात है। और हम लोग जब बात करें तो उर्दू में, मैं मुगल आजम देख रहा था पिछले दिनों, मैंने कई बार देखी, तो एक जब अनारकली को कैद कर लिया जाता है तो बादशाह अकबर उसे बुला के कहते हैं, कैद खाने के गर्म अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। क्या खूबसूरत बात, क्या ढंग से कही है। कैद खाने के गर्म अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। अब हमको कहो जेल में तेरी एस्टेसी हो गई होगी। ये भाषा क्या बात है, वाह वाह। बदल जाता है। अच्छा आप मुझसे बातचीत करते ना, मैं बहुत अनौपचारिक आदमी हूं, मुझे खुद मालूम नहीं कब कहां से शुरू होकर क्या कह दूं। तो बातचीत करने में पड़ा रहता है, क्योंकि आदमी औपचारिक होकर बातचीत नहीं करता, अनौपचारिक होता है तो बहुत बढ़िया। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, मैं उन्हें नमस्ते भी कर दूं तो लड़ने लगते थे। सच्ची घटना बापू। मैं राजस्थान और गुजरात की सीमा पे सिरोही में पढ़ता था उस जमाने में, तो हमारे मोहल्ले सामने रहते थे। मैं अंकल जी नमस्ते, क्या नमस्ते नमस्ते। मैंने दूसरे दिन फिर किया नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। तीसरे दिन क्या नमस्ते 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 करके सामने आया था नमस्ते। चौथे दिन मैंने किया ही नहीं, खुद घूम के देखते रहे। पांचवें दिन खुद पूछा आज नमस्ते नहीं करेगा। एक सम्मान की कवि जीवन में आदमी को क्या क्या सिखा देती है। यकीन मानिए जीवन में हर व्यक्ति का इसीलिए सम्मान करना चाहिए। आपके साथ जो काम करे, आपसे जो छोटा काम करे, आपका मातहत हो, अगर हर व्यक्ति का सम्मान करना सीखेंगे तो दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी। आप तो राम कथा पढ़ते हैं सारी दुनिया में, देखिए मैं विनोद भट्ट गुजरात के इतने मशहूर कथाकार, उनकी एक कहानी याद आती है। क्या चरित्र, क्या लिखा उन्होंने। लिखा कि जब भगवान राम ने हमला किया लंका पे और पुल बनाने की बारी आई, समंदर पे नल और नील नाम के दो वानर शिलाएं उठाते, पत्थर उठाते, उस पर श्री राम लिखते, पानी पे छोड़ते, तैर उठता पत्थर। अब ये खबर जब पहुंची लंका में तो जनता में हाहाकार मच गया। बोले जिस राजा ने हम पे हमला किया है वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते, हम तो मर जाएंगे। रावण ने कहा चिंता मत करो, आओ समुद्र के किनारे पे मैं भी दिखाता हूँ। रावण लेके गए सबको, पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उस पत्थर को पानी में छोड़ा, वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न, बोले हमारे राजा को भी कला आती है। सो गए जाके। रात को मंदोदरी शयन कक्ष में एक सवाल करती है कि हे मेरे प्राणनाथ, मैं जानती हूँ तुम पानी पे पत्थर तैरा नहीं सकते, किया तो किया कैसे। रावण ने कहा कि मैंने शिला उठाई, मैंने पत्थर उठाई, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। ये विनोद भट्ट, वो चरित्र। और आज के हमारे लोग ऐसे हो गए कि हम उन्हें बोध कथाएं भी सुनाए तो अर्थ बदल लेते हैं। मैंने अरुण न्यामिनी को एक बार बोध कथा सुनाई, मैंने कहा बोध कथा क्या होती है कि मैंने इसको सुनाई बड़ा यूं गहन होके। मैंने कहा शायद कुछ परिवर्तन आएगा इसमें। मैंने कहा मैंने एक चिड़िया पाली विष्णु, चिड़िया उड़ गई। मैंने एक बुलबुल पाली, उड़ गई, छोड़ के चली गई। फिर मैंने घर में एक पेड़ लगाया, चिड़िया भी लौट आई, बुलबुल भी लौट आई। अब मैं सुनाई इसको ये कहानी, ये आया 4 दिन बाद मेरे घर पे। मैं बीकानेरी भुजिया लाया, मेरा दोस्त ले गया। मैं अंकल चिप्स लाया, महेंद्र अजनबी ले गया। एक दोस्त वेद प्रकाश, दूसरा महेंद्र अजनबी। बोले मैं बीकानेरी भुजिया लाया, वेद प्रकाश ले गया। मैं अंकल चिप्स लाया, महेंद्र अजनबी ले गया। तीसरे दिन मैं बोतल लाया, दोनों के साथ लौट आया। क्या बोध करता है।
ये बोध कथा है। क्या बोध किया राजेश जी? बापू इनको कुछ भी सिखाओ, सीखते वही है जो सीखना चाहते हैं, और कुछ सीखते नहीं। ये मोबाइल ने बच्चों को ऐसा बिगाड़ दिया कि वो लड़का सिगरेट पी रहा था घर में, अब पिताजी आया तो जेब में डाल दी फटाक से। अब वो धुआं तो रास्ता ढूंढ ही लेता है, खुशबू हो, धुआं हो या मोहब्बत हो। वाह 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 वाह। इन्हें आप कैसे बांध सकते हैं? आप रुमालों में थोड़ी कैद कर सकते हैं। वो सिगरेट डाल दी, पिताजी आए, सिगरेट नहीं, हाँ बोले नहीं, तो बोले धुआं कैसे निकल रहा है? बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली है। तो ये मस्ती, आइए, समय की अपनी सीमा है, इसलिए एक बहुत ताज़ा कविता सुनाता हूँ। ये कविता मेरी पिछले दिनों की बड़ी मशहूर कविता हुई। ये कविता बापू मैंने अपने लिए लिखी, स्वयं के लिए लिखी। फिर मुझे लगा कि तो सारे लोगों की पीड़ा है, शायद सिर्फ मेरी नहीं है। आपने और मैंने, हम सब ने पाने की दौड़ में जो खो दिया उसका एहसास ना आपको है ना मुझे। बहुत दिया ईश्वर ने हमें, खूब दिया, बहुत प्यार दिया। मुनत साहब, मैं तो कहता हूँ, आप सामने बैठे इसलिए कह रहा हूँ, आपसे इतनी मित्रता है, आप मेरे भाई हो इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप जैसे सहज मंत्री अगर देश के बाकी प्रदेशों को भी दे दें तो हम लोग थोड़े से, इतना सहज मंत्री। मैं कभी एक घटना नहीं भूलता, रमन सिंह जी के घर पे कार्यक्रम था, राजेश जी ने मुझे आमंत्रित किया, मैं आया। ये बहुत किसी को भी कह सकते थे कि बाहर, इनके चप्पल ने, नंगे पांव ये व्यक्ति मुझे वहां से सड़क तक छोड़ना है अपनी गाड़ी में, और फाटक खोला। एक मंत्री इस देश में कोई करता है ऐसा काम? यकीन मानिए, मैं आपकी सहजता को प्रणाम करता हूं, मैं आपके इस जो आतिथ्य सत्कार है उसको प्रणाम करता हूं।